हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जिसमें मैं आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ा चुकी थी। आर्टिकल जो 79 है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा हमने वहां पर पढ़ा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पार्लियामेंट की बात करी थी और पार्लियामेंट के बारे में जैसा कि हमने देखा था कि पार्लियामेंट यानी कि संसद, क्या कहेंगे हम इसको, संसद या संघ की विधायिका, ये क्या काम करती है? लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है ना, ये लॉज बनाती है। तो यहाँ जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट जो संघ की विधायिका जिसे हम कह सकते हैं, तीन प्रमुख इसके अंग होते हैं। फर्स्ट होता है राज्यसभा, ये हमने देखा था, ये मैंने आपको बताया था। देन लोकसभा, देन प्रेसिडेंट। ठीक है, ये देखा था हमने कि पार्लियामेंट जो है वो फॉर्म होती है इन तीन पार्ट्स से। फर्स्ट इज राज्यसभा, सेकंड इज लोकसभा एंड थर्ड इज प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी बताया गया था आपको कि प्रेसिडेंट चूंकि हालांकि संसद के किसी भी सदन का ना इसका किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वो पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग होता है। और उसके बारे में भी हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो ऐसा क्यों है इसकी पोजीशन। इसके अलावा हमने बात करी थी आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि भारत में जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो कठोरता से भारतीय संविधान में लागू नहीं किया गया है। फिर भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि अंग आपस में जो ये बॉडीज है, आपस में कोई भी बॉडी हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, निरंकुश ना बने या भ्रष्टाचार कहीं ना फैले, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पार्लियामेंट का ये जो इम्पोर्टेंट जो बेसिक टॉपिक था वो डिस्कस किया। आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। प्रेसिडेंट की जो कंडीशन है इसके बारे में, इसका कैसे चुनाव होता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब मैंने आपको वीडियो डाल के रखे हैं। आप लोगों की उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। लास्ट लेक्चर हमारे ये कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा बचता है राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में आज हम बात करते हैं। राज्यसभा से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी इन अदर नेम्स ऑफ राज्यसभा। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। कई बार इस एग्जाम में भी और जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अपर हाउस किसे कहा जाता है, कौन से सदन को कहा जाता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाता है ABCD। तो उस तरह से आपको जैसे अदर नेम्स जानने इसकी ज़रूरी है। फर्स्ट इज अपर हाउस, उच्च सदन। परमानेंट हाउस, स्थायी सदन। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्य परिषद। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। नामों को लेकर आपसे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस या उच्च सदन भी कहा जाता है। देखिए, इसके पीछे रीजन ये बताए जाते हैं कि चूंकि हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स का जब राज था इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया के समय से ही पहले भी जो व्यवस्था हुआ करती थी वो इस तरीके की थी। हाउसेस पहले भी ये दो ही हुआ करते थे, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो वहाँ पर उस समय से ये व्यवस्था चली आ रही है। इसके अलावा कुछ लोगों को, जूरिस्ट का ये भी मानना है, कुछ लेखकों का ये भी मानना है कि इसलिए है इसका नाम अपर हाउस क्योंकि यहाँ पर जो है जो सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के वो बहुत हाई एज के होते हैं। लाइक उनकी जो मिनिमम एज होती है वो ही 30 वर्ष होती है। ठीक है, तो हायर एज के पर्सन्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसे अपर हाउस या उच्च सदन कहा जाता है। इसके अलावा जो इसकी पावर्स है, राज्यसभा की जो पावर्स है वो लोकसभा के कंपैरिजन में कहीं कहीं बहुत ज्यादा दिखती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अपर हाउस। जब हम पावर्स के बारे में बात करेंगे तब आपको मैं बताऊंगी। तो इस कंडीशन में क्योंकि कई बार हाई पावर हो, एक तो ये परमानेंट होता है क्योंकि कभी रिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो शक्तियां है वो लोकसभा के कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वहां उससे ज्यादा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि अपर हाउस है, उच्च सदन है, डिसॉल्व होता नहीं है कभी। नेक्स्ट इट इज परमानेंट हाउस। ये परमानेंट हाउस है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। परमानेंट हाउस इसलिए है कि यहाँ पर जो है ये कभी भी लोकसभा की तरह डिसॉल्व नहीं होता, विघटित
नहीं होता। अभी हम थोड़ी देर बाद जब इसके टेन्योर की बात करेंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होगा, तो हमारी ये बात वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगी कि ये परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो राज्यसभा में जो सदस्य चुनकर आते हैं, वो सदस्य कहाँ से आते हैं? स्टेट्स से, राज्यों से। वो सदस्य रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, ठीक है? किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेट्स को। और स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है वो उनको चुनकर राज्यसभा में भेजती है। समझ में आई बात? स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यहाँ पर राज्यसभा में जो मेंबर आता है, जो सदस्य आता है, उनको कौन चुनकर भेजता है? स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसलिए क्या कहा जाता है इसको? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये क्या करते हैं? हर व्यक्ति अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा भी आप लोगों को जैसे ध्यान भी होगा प्रैक्टिकली कि राज्यसभा में जो सीट्स होती है हर स्टेट के लिए अलग अलग होती है। वो सीट्स उस स्टेट की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है कि कितनी पॉपुलेशन वहाँ पर है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ से 10 सीट्स है राज्यसभा के लिए। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर, जैसे कहीं से 11 है, तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी सीट्स वहां से राज्यसभा में सदस्यों के लिए रिप्रेजेंट होगी, ठीक है? तो इस तरह से राज्यसभा को इन 3 नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं टेन्योर ऑफ राज्यसभा, ठीक है? यानी कि राज्यसभा का जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है, वो कितना होता है, इसको लेकर भी एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए 5 इयर्स, बी 6 इयर्स, सी 10 इयर्स, डी नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? आंसर इज बी 6 इयर्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 इयर्स, 6 वर्ष, ठीक है? इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो टोटल मेंबर्स जो होंगे, कुल जो सदस्य होंगे, उन सदस्यों में से 1/3 मेंबर्स, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद, एवरी 2 इयर्स, प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएंगे। समझ में आई बात? क्या कह रही हूँ मैं कि वैसे तो राज्यसभा का टेन्योर कितना है? 6 इयर्स, लेकिन यहाँ पर इसके जो कुल सदस्य होंगे वो कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में, यानी कि आफ्टर एवरी 2 ईयर, हर दूसरे वर्ष क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। और उनकी जगह फिर क्या होगा? नए सदस्य आ जाएंगे, नए मेंबर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से चूंकि ये चलता रहता है रोटेशन, कभी भी पूरे सदस्य एक साथ निवृत्त, एक साथ रिटायर नहीं होते हैं, ये चलता रहता है रोटेशन, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? परमानेंट हाउस, ठीक है? क्योंकि डिसॉल्व ही नहीं होता है, ये रोटेशन में मेंबर्स चलते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं। तो इस तरह से रोटेशन चलता रहता है, इसलिए राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। सो इट इज कॉल्ड परमानेंट हाउस ऑल्सो, ठीक है? यहाँ तक समझ में आए? अब बात करते हैं हम राज्यसभा से जुड़े हुए 3rd इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में, जो बताता है राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में। हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा, या इसकी टोटल स्ट्रेंथ, कितने सदस्य होने चाहिए, इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? टोटल स्ट्रेंथ मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, अधिकतम कितने सदस्य राज्यसभा में हो। कितने सदस्य होते हैं? 250, 250 सदस्य, ठीक है ना? 250 मेंबर्स होते हैं। टोटल स्ट्रेंथ ये है, वर्तमान में 245 है। 250 मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, ये भी डिवाइडेड होते हैं। देखिए 250 मेंबर्स डिवाइड होते हैं 238 प्लस 12। ये मैंने डिवाइड क्यों किया? 238 जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो कौन होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है?
कह रहा है ये हमसे 250 मेंबर्स को कैसे डिवाइड किया गया है 238 प्लस 12। तो जो 238 मेंबर्स यहाँ पर होंगे वो 238 मेंबर्स कौन होंगे? वो होंगे वो व्यक्ति, वो सदस्य जो कि जिनको की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज चुनकर भेजती है या संघ राज्य क्षेत्र जिनको चुनकर भेजता है। वो कितने मेंबर्स होंगे? 238, 238। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड, एक टर्म देखिए क्या यूज की, इनडायरेक्ट इलेक्टेड, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हो जाते हैं। तो जैसे हम बात करें अगर इलेक्शन की, तो इलेक्शन में तो दो तरीके के हो गए हैं हमारे पास। एक तो जैसे मैंने अभी यूज लिया इनडायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें मैं या आप जैसे लोग भाग नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन पार्टिसिपेट करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स, एमएलए जिनमें पार्टिसिपेट करते हैं, एमएलए जिनमें चुनाव करते हैं, इलेक्ट करते हैं। भाई 18 ईयर्स तक के हम 18 ईयर्स के हम हो गए, जो व्यक्ति 18 ईयर्स का हो गया वो व्यक्ति, उसको राइट टू वोट है, वो मताधिकार रखता है, वो वोट दे सकता है। लेकिन कुछ ऐसे चुनाव होते हैं जिनमें हम मतलब उस प्रत्येक व्यक्ति को जो 18 प्लस का है, उससे ज्यादा का है, उसको ये अधिकार नहीं होता। ये अधिकार किसको होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स को या यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स को। तो यहाँ पर ऐसा इलेक्शन जिसमें आम आदमी भाग नहीं लेता, तो वो कौन सा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। ऐसे कौन से इलेक्शंस होते हैं जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं? फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, हम बात अभी कर ही रहे हैं राज्यसभा का इलेक्शन हुआ। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्शंस। फिर अगर हम बात करें डायरेक्ट इलेक्शंस की, तो डायरेक्ट इलेक्शंस कौन से हुए? जिसमें आम व्यक्ति भाग लेता है, जिसमें आम व्यक्ति चुनता है। हम चुनते हैं, हमारे और आपके जैसे लोग। कौन सा व्यक्ति हुआ? जिसने अपनी आयु के 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, वो एबल है राइट टू वोट के लिए। तो वो व्यक्ति, सभी व्यक्ति वोट डालेंगे, अपनी वोट कास्ट करेंगे। तो वो इलेक्शन कौन सा हुआ? जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पार्टिसिपेट करेगा जिसकी आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक है। डायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शन जैसे इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव, ठीक है, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इसके अलावा पंचायतों के चुनाव, म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव, ये सभी डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो ये टर्म क्लियर हो गई आपके। देन हम बात कर रहे थे 238 की, मैंने बताया आपको। अब हम बात करेंगे इसमें से बचे हुए 12 मेंबर्स की। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, मैम ये 12 मेंबर्स कहाँ से चुने जाते हैं? मैं 238 तो हमने पढ़ लिए। अब ये जो 12 मेंबर्स होंगे, ये 12 मेंबर्स होंगे नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन होंगे? नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जिनको नाम निर्देशित किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। कौन होंगे? जिनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, नाम निर्देशित किया जाएगा कि ये जो है ये 12 व्यक्ति ये राज्यसभा के सदस्य हो। कहां से लाएंगे राष्ट्रपति ये 12 व्यक्ति? ऐसे पर्सन जो लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल सर्विसेज में विशेष ख्याति प्राप्त हो। कौन से व्यक्ति होंगे? ये 12 मेंबर्स। उन पर्सन्स को राष्ट्रपति चुनेंगे जो लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी कि जो जिनका साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, कला में जैसे आपका खेलकूद भी शामिल है, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर। साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर सामाजिक सेवा, सोशल सर्विसेज के फील्ड में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने विशेष योगदान दिया है, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे 12 व्यक्तियों को प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे पास बात आ गई 238 12 की। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखने की आपको यहाँ पर एक और है, वो ये है कि अगर हम बात करते हैं जब यूनियन टेरिटरीज यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों की, तो सभी संघ राज्य क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। दिल्ली और पौंडीचेरी ही इसमें शामिल है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज्यादा है। बाकी अदर जो संघ राज्य क्षेत्र है, यूटीज है, उनकी जनसंख्या कम है, इसलिए वो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पर दिल्ली और पौंडीचेरी क्षेत्र के ही सदस्य वहाँ पर राज्यसभा जाते हैं ना। ठीक है, तो ये हुई हमारे पास बात मेंबर्स को लेकर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इन मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस की।
मेंबर्स तो हो गए, ठीक है, ये बात ठीक हो गई कि मेंबर्स हैं। अब इन मेंबर्स में क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, फोर्थ पॉइंट हमारा, क्या योग्यताएं इनमें होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो सबसे पहली बात मस्ट सबसे पहले मस्ट बी इंडियन सिटीजन। सबसे पहले क्या होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरी क्या योग्यता इनमें होनी चाहिए कि इनकी जो एज है, मिनिमम एज जो हम बात कर रहे हैं, इनकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष, 30 इयर्स ऑफ एज। इनकी जो मिनिमम एज है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसके अलावा ये किसी भी अन्य लाभ के पद को धारण करने वाले नहीं होने चाहिए। अन्य लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मतलब है कि कोई एक व्यक्ति जो पहले से ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी सेवा में है, वो यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। भाई एक जगह से आप सैलरी उठा रहे हो तो दूसरी जगह से भी आप सैलरी उठाओगे, ऐसा नहीं है। एक बार में आप एक ही पद पर रह सकते हैं, तो इस तरह से किसी अन्य वो लाभ के पद पर न हो। यहाँ पर हो गई ये तीनों क्वालिफिकेशंस मस्ट है, या वो भारतीय नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और वो किसी लाभ के पद को धारण, अन्य लाभ के पद को धारण नहीं करता हो। तो ये हो गई क्वालिफिकेशंस। Then we will discuss about disqualifications of members of राज्य सभा। अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में कि भाई इनमें कोई निर्भरताएं भी पाई जाती है क्या, कोई अयोग्यताएं कि भाई ये फलानी डिस्क्वालिफिकेशन है, इसमें तो ये राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता या अब नहीं रहा। आर्टिकल 102 इसके बारे में प्रोविजन करता है, जिसका फर्स्ट क्लोज हमें बताता है कि यदि वो इंडियन सिटीजन नहीं है तो, नॉट इंडियन सिटीजन, अगर वो भारतीय नागरिक नहीं है या उसने वॉलंटरली एक्वायर्ड कर ली है, क्या एक्वायर्ड कर ली है, सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। क्या कहता है ये हमसे कि यदि वो व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से अन्य किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है, धारण कर लिया है, इसके अलावा यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी फॉरेन स्टेट के प्रति, किसी दूसरी कंट्री के प्रति बहुत आसक्ति है उसकी, वो उसके प्रति ज्यादा वो रखता है कि हमारे यहाँ की कई बातें वहां चली जाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, वॉलंटरी दूसरे राज्य की सिटीजनशिप ले लेता, कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, या फिर जो कि किसी अन्य राष्ट्र के प्रति आसक्त है, वो व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता। इसके अलावा अनसाउंड माइंड पर्सन, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, अ पर्सन हु डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, जहां पर सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को अनसाउंड माइंड यानी कि अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति घोषित कर दिया गया है, वो व्यक्ति भी यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य बनने के लायक नहीं होता, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसके अलावा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनउन्मोचित दिवालिया, भाई कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति है, ठीक है ना, तो ये भी राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। इसके अलावा अ पर्सन हु डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, या फिर ये क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी लॉ के अंतर्गत या लॉ के द्वारा अगर उसे डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया गया है तो भी वो डिस्क्वालीफाई ही होगा, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। मतलब किसी विधि के अधीन, जो संसद ने कोई विधि बनाई है उसके अधीन या उसके अंतर्गत अगर कोई पर्सन कोई अयोग्यता आ जाने से डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ हम लोग करें वो है आर्टिकल 102 के
क्लोज 2 के बारे में, आर्टिकल 102 में जो ये क्लोज जोड़ा गया है, ये इंसर्ट किया गया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 जो है उसके द्वारा अनुच्छेद 102 में खंड 2 जोड़ा गया है एक और इसमें ये कहा गया है कि वो व्यक्ति भी राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता जो 10th शेड्यूल के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो। 10th शेड्यूल के अंदर क्या कर दिया गया हो, डिस्क्वालीफाई हो। दल बदल कानून के अंतर्गत जो निर्हर्त घोषित कर दिया गया है, 10th शेड्यूल जो आपके दल बदल कानून की बात करती है, तो दल बदल कानून के अंतर्गत यानी कि 10th शेड्यूल के अंतर्गत जिस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया गया है वो पर्सन भी राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? तो ये देखी हमने क्या, डिस्क्वालिफिकेशंस। अब लास्ट में हम बात करते हैं राज्यसभा की कुछ पावर्स के बारे में। हालांकि हम हमारे जो लोकसभा पढ़ चुकेंगे तो अगले लेक्चर में हम लोकसभा और राज्यसभा में कंपैरिजन भी देखेंगे कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। उस समय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी बात, लेकिन चूंकि बात चल पड़ी है तो क्यों ना हम चलते चलते इसकी पावर्स की भी बात कर ले कि कहाँ किस जगह पर। हालांकि लोकसभा देखे तो व्यवहारिक रूप से ज्यादा पावरफुल है ना, लेकिन फिर भी कुछ आध पॉइंट ऐसे हैं जहां पर राज्यसभा ज्यादा पावरफुल हो जाती है। कहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बात करें तो बात आती है सबसे पहले और मेन ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। अखिल भारतीय सेवाएं कहाँ पढ़ते हैं हम, आर्टिकल 312 में पढ़ते हैं ना, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। जब बात आती है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की और उनसे संबंधित बिल की या विधेयक की, तो वो सबसे पहले कहाँ पे रखा जाता है, राज्यसभा के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पावर्स किसके पास हुई, राज्यसभा के पास। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मैटर लेजिस्लेटिव मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट के बारे में, यानी कि कोई भी जो मैटर, देखिए स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची है ना, राज्य सूची से संबंधित जितने भी विषय हैं, राज्य सूची तो आपको पता ही होगा, लिस्ट जो है अपनी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें से स्टेट लिस्ट राज्य सूची जिस पर केवल राज्य ही कानून बना सकते हैं। तो यहाँ जहां पर किसी मैटर पर स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बनाना हो, वहां पर मतलब केंद्र को कानून बनाना हो, तो वहां पर ये मैटर किसके पास जाता है, राज्यसभा के पास जाता है सबसे पहले। ठीक है बेटा, फिर हम अगर बात करते हैं ज्वाइंट सिटिंग की या ज्वाइंट सेशन की, ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट सिटिंग की हम लोग बात करते हैं, तो जैसे कि लोकसभा ने जनरली मतलब होता क्या है आप लोगों को पता भी होगा कि जैसे लोकसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया, अब वो विधेयक कहाँ जाएगा, कानून कैसे बनेगा, लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया, वो कहाँ गया, राज्यसभा के पास, वहां से भी पारित हो गया, फिर वो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, फिर आफ्टर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो देखिए अगर ऐसा हुआ कि जैसे लोकसभा ने कोई विधेयक पारित किया और उस बिल को पारित करने के बाद में राज्यसभा के पास गया, अब राज्यसभा को उसमें कुछ दिक्कत है, जैसे राज्यसभा को कुछ लगता है कि इसमें कुछ सही होना चाहिए, करेक्शंस होने चाहिए, तो वो उसको वापस लोकसभा के पास भेजती है, लोकसभा उसे वापस राज्यसभा के पास करेक्ट करके जैसे भी है वो वापस भेजती है। अगर राज्यसभा वापस भेजते तो इस तरह से ये भेजने का सिलसिला चलता रहता है, कैसे, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से लोकसभा, कब तक चलता है, 6 months, 6 महीने तक चलता है। और जब 6 महीने ऐसे ही निकल गए तो अब प्रेसिडेंट के ऊपर आ जाती है बात कि प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, संयुक्त बैठक बुलानी पड़ती है, ज्वाइंट सिटिंग बुलानी पड़ती है, किसकी, राज्यसभा की और लोकसभा की। तो यहाँ पर राज्यसभा की भूमिका अहम होती है, उसको मस्ट होती है, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है। राज्यसभा यहाँ पर होती है, लोकसभा दोनों बैठती है, बुलाएगा कौन, प्रेसिडेंट बुलाएगा ज्वाइंट सेशन को, और उस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता, उसकी चेयरमैनशिप कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इस तरह से ज्वाइंट सिटिंग के मामले में राज्यसभा का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेशनल इमरजेंसी को अगर हम लोग ले ले तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी जब लोकसभा का विघटन हो रखा होता है तभी भी राज्यसभा का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में हम बात करते हैं, तो इस तरह से कई ऐसे स्टेजेस है जहां पर राज्यसभा भी कम वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत कमजोर है, ठीक है ना, तो वहां पर उसके पास भी ज्यादा पावर्स नजर आती है कि यार भाई वो भी मोर पावरफुल है। ठीक है, तो
इस तरह से हमने आज के टॉपिक में बात करी राज्यसभा के को लेकर, राज्यसभा के बारे में, उसके टेन्योर, उसके मेंबर्स, उनकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस और साथ ही राज्यसभा की पावर्स के बारे में। अगली क्लास में अब हम लोग चर्चा करेंगे लोकसभा पर। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।